बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसन अपनी खूबसूरत जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई, जिसे किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आया और इसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस लड़की ने मेरे सामने, पड़ोसन हमारी गली में रहती थी और इसके मेरी बीवी के साथ अच्छे तल्लुकात थे। एक दिन इसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। इसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी दुधिया रंगत नहायत ही पुरकशिश थी। मैं इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना भी खुशकिस्मती है। मैं इसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी को जूस वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर इसको जूस का गिलास पिला दिया, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर इस लड़की के कमरे में आ गया और फिर इसके बाद खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमज़ोरी होती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवज्जा हो जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं तो खुद ब खुद मर्द भी इसकी तरफ मतवज्जा होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन नजमा को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। इसकी बेटी के इम्तिहान करीब थे, इसलिए वो जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी बीवी के पास छोड़कर चली गई थी। इसकी 16 साला बेटी, जिसका नाम कोमल था, इसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठ के बातें करती। इसकी अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर इसकी अदा ने मुझे इसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक कि मैं इसे हासिल करने के मंसूबे बनाने लग गया। इसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था कि वो हम सब में बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती, जैसे वो हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी इसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। इसकी खूबसूरती ने मुझे पागल ही कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक न देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ एक हुनरमंद और सोगर लड़की भी थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे घर में मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं होता था। इसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम बआसानी से कर लेती थी और मेरी पूरी तवज्जो कोमल की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने कोमल को चाय लाने का कहा तो वो फौरन से उठ के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इस वक्त मेरी बीवी ने छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर इसको अपने पास बिठा लिया और फिर इसकी खूबसूरती को ऐसे तकने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसा इसकी दीवानगी में खो गया। वो परेशान होकर मुझे देखने लगी, पर मैंने ऐसे इजहार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं कोमल की पढ़ाई के मुतालिक सवाल करने लगा। वो परेशान सी थी और परेशान होकर मुझे जवाब देने लगी। वो शायद मुझसे झिझक रही थी। मैं इसकी झिझक को ही मिटाना तो चाहता था ताकि मैं आगे की मंजिल को तय कर सकूं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी कोमल की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो वो यकीनन बार बार ये तारीफ सुनने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगी। इसलिए मैं बातों ही बातों में कोमल की तारीफ करने लगा और फिर मैंने इसे कहा कि कोमल, तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आंखें तो जैसे हिरन जैसी हों। वो तो अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लग गई थी और इसकी शर्माहट ने मेरे अंदर के हौसले को मज़ीद बढ़ा दिया था। मैं जान गया था कि इसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की तारीफ की। मैंने इसे कहा कि शाम को मैं इसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वो खुशी से खिल उठी थी। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि उसने कोई मज़ामत भी नहीं की। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन नजमा बहुत गरीब और बेवा है और ये लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं और मैं बस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैं अपना मंसूबा तैयार कर रहा था। कोमल रेड कलर का सूट पहने मेरी बीवी का हाथ बटा रही थी और वो इसमें और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी बीवी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके से देख रहा था और वो भी कभी मेरी तरफ देखकर
مسکراہٹ اچھال دیتی تھی۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی اور میں کومل کو دیکھنے میں۔ ایک دن اچانک ہی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اسے ہسپتال لے گیا، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اسے کچھ ایسی بیماری ہے کہ اس کو فوری طور پر گھر لے جایا نہیں سکتا اور اس کو وہاں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ لیکن میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کیونکہ مجھے کچھ اور وقت کومل کے ساتھ گزارنے کو مل جاتا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے گھر آنے نہ دیا اور میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ اگلی صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے گھر پہنچا تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ وہ جلدی سے کچن میں جا کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ میرے سامنے دوپٹے کے بغیر گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پہ اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا جیسے میں اس کے حصار میں آ چکا ہوں۔ اچانک وہ مجھ سے ایک ادا سے پوچھنے لگی کہ کیا میں خالہ کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ بھلا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، وہ تمہاری خالہ ہے، تم ان کی الماری کو کھول سکتی ہو، یہ الماری بھی تو تمہاری ہی خالہ کی ہے، اس میں پوچھنے والی بھلا کیا بات ہے؟ پھر وہ ایک ادا سے کہنے لگی پھر مجھے الماری کی چابی دے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے چابی نکال کر اسے دے دی اور وہ الماری کھول کر اپنی خالہ کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی اور اس نے اپنی خالہ کے سارے سوٹ نکال کر مجھے دکھائے اور پوچھنے لگی کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا پسند ہے؟ میں نے نیلے رنگ کے سوٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ تمہاری خالہ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ وہ سنتے ہی وہ سوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب واپس آئی تو میں اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سوٹ میں تو وہ اپنی خالہ سے کہیں زیادہ حسین خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک سامنے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ سوٹ خالہ پہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھ پر؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 16 سال کی عمر میں کوئی لڑکی اتنی بھی حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورتی کی ہر حد پار کرتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا، فون کی رنگ ٹیون بجی اور میں نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر نے فوری ہسپتال آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ میری بیوی کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میری تو حالت بھی خراب ہوئی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تو ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور میں اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا۔ میری بیوی کو دیکھ کر کومل کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ میں نے کومل کو اس کی خالہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ میں بہت خوش تھا۔ کومل کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ ہی لمحے مجھے بہت خوشی دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میں اور میری بیوی بہت ٹائم سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور ہماری پڑوسن نجمہ بھی بہت عرصے سے ہم لوگوں کو جانتی تھی۔ وہ ایک غریب اور بیوہ عورت تھی۔ میری بیوی اکثر ہی اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ اسے پیسے دے دیتی، لیکن میں یہ کہہ کر جھڑک دیتا کہ میں کب تک ان کی مدد کروں گا کیونکہ ان کے مسائل ختم ہونے والے نہیں تھے۔ میری بیوی مجھ سے کہتی کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا۔ میں ایک سنگ دل آدمی تھا جسے ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر ہماری پڑوسن نجمہ اپنی 16 سالہ بیٹی کومل کے ساتھ بہت مجبوری میں ہمارے گھر آ گئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ تم نے ان غریبوں کو سر پہ چڑھا لیا ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے یہ پیسے مانگنے ہمارے گھر چلے آتے ہیں، ہم نے کوئی لنگر کھانا نہیں کھول رکھا۔ میری بیوی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس نے وہ بھی نجمہ کو دے دیے اور اپنے طور پر اس کی جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی۔ اس دن کے بعد نجمہ ہمارے گھر پیسے مانگنے نہیں آئی تھی اور مجھے بہت سکون ہو گیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن مجھے اس بات کی کیا سزا ملے گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے ہی خود اپنی قبر کھود لی تھی۔ کومل جو اس وقت 16 سال کی بچی تھی، اس نے میری ساری باتیں سن لی اور اس لیے اس دن کے بعد اس نے کبھی اپنی والدہ کو ہمارے گھر پیسے کے لیے نہیں آنے دیا۔ وہ بہت کم عمر میں ہی بہت حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی کیونکہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں میرا ایک جملہ بس گیا تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ جب کومل کی والدہ کو اپنے کسی عزیز کے انتقال پہ دوسرے شہر جانا پڑا
तो वो जाते जाते मजबूरन कोमल को हमारे पास छोड़ गई। मेरी शक्ल देखते ही कोमल को 2 साल पुराना किस्सा पूरी तरह याद आ गया और जब मैंने इसे अपने पास बुलाकर बिठाया तो इसे महसूस हो गया कि मेरी नीयत और नज़र दोनों ही ठीक नहीं, लेकिन कोमल मुझे रोकने की बजाय मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी ताकि मैं अपनी हर हद से गुजर जाऊं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी बीवी को जूस में नींद की दवा मिला दी क्योंकि मैंने पूरी रात कोमल के साथ गुजारनी थी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को गहरी नींद आ गई और मैं कोमल के कमरे में चला गया। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं इसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद से गुजरने लगा और वो आगे से मजम्मत करने लगी और मजम्मत करने के लिए हाथ पांव चलाने लगी और जैसे ही वो मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इसको हासिल कर लिया। जब मैं इसके कमरे से निकलने लगा तो कोमल ने साइड टेबल पे खड़ा मोबाइल फ़ोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये दिखाकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें तो मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। कोमल जिस अंदाज से धक्के मार रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मैंने हैरत से कोमल को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये वीडियो मोबाइल में ही नहीं बल्कि इसकी वालदा के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है और अगर अब मैं अपनी बीवी के सामने अपना बरम कायम रखना चाहता हूँ तो खुद ही इनकी मदद करूँगा। कोमल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक यतीम बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान जा रही थी और इसी यतीम बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कोमल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो एक मनसूबाबंदी के तहत इस घर में आई थी, ये तो मैं सुनकर सोचकर ही हैरान रह गया। कोमल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि इसके हालात इससे ये करने पे मजबूर कर देते हैं। कोमल कहने लगी कि जब इसके घर फाके हो रहे थे और हम एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे तब मैंने इसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि मेरे पास इस वक्त पैसे की कुछ कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लौटाने को भी राजी हो गए। अब तुम्हें क्या करना है वो सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी कर दूंगी। कोमल की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी बीवी को पता चले। मैंने कोमल से कह दिया कि मैं हर महीने इसकी पूरी तरह मदद करूंगा। फिर वो कह रही थी कि वो अपना दूसरा फ्लैट इसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह कोमल की वालदा आकर इसको अपने साथ ले गई, लेकिन कोमल जाते जाते मुझे जतला कर गई कि अब मुझे सारा खर्चा उठाना होगा और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसके नाम फ्लैट ना किया तो मेरा राज फाश कर देगी। मैं कोमल की बात मानने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में फ्लैट इसके नाम कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत सीधा और मासूम शरीफ लड़की समझता था और यतीम बच्ची समझता था और समझकर अपने जज्बात की तस्कीन चाहता था, वो तो बहुत चालाक थी। जब माशरे में मौजूद हम जैसे लोग कोमल जैसी गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते, इनकी मदद नहीं करते, तो वो खुद ब खुद ऐसी बन जाती हैं। और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द इन्हें तवाइफ बना देते हैं। इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो कौन सा मजबूर होकर इस जगह पर पहुंची थी जिसने खुद को इस्तेमाल करने से भी ग्रेस नहीं किया। मैं यतीम बच्ची को 2 वक्त की रोटी देने से तो कतराता रहा और अब मैंने मजबूर होकर इसके घर का सारा खर्चा उठा लिया था कि कोमल जैसी कितनी बच्चियां 1 वक्त की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल करवा बैठती हैं, क्योंकि इन्हें 1 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। जो मैंने कोमल के साथ किया वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह था और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा ही रहना था। मैंने कई दफ़ा खुदा से झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द की यतीम बच्चियों का ख्याल रखें और इनके साथ हमदर्दी का सलूक करें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।